डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे नियंत्रित अवलोकन का, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का। चलिए शुरू करते हैं। नियंत्रित अवलोकन के बारे में जानने से पहले अपन जो कल बात कर रहे थे अनियंत्रित अवलोकन के भागों का, कौन कौन से भाग होते हैं अनियंत्रित अवलोकन के? सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। तो अभी तक अपन ने जान लिया है सहभागी और असहभागी अवलोकन को। तो अब उसका जो अनियंत्रित अवलोकन का तीसरा पार्ट है ना, अर्ध सहभागी अवलोकन, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में अपन आते हैं नियंत्रित अवलोकन के बारे में। अर्ध सहभागी अवलोकन में क्या होता है, जैसे कोई अध्ययन है, उसमें कई बार पूरी तरह ना तो सहभागी बन पाता है अवलोकन करता, और ना पूरी तरह असहभागी होकर उसका अध्ययन कर पाता है। ऐसी स्थिति में दोनों गुणों का समावेश करना होता है। यानी कि ये जो दोनों है ना, सहभागी और असहभागी, इन दोनों के गुणों का जब समावेश करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है अर्ध सहभागी अवलोकन। अब आते हैं नियंत्रित अवलोकन के बारे में। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के फलस्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। यानी कि पहले से ही प्लानिंग कर लेता है कि मुझे खुद पर नियंत्रण रखना है या घटना पर नियंत्रण रखना है, और इसी नियंत्रण रखने की वजह से इस तरह का अवलोकन कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। अवलोकनकर्ता वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता यानी सब्जेक्टिविटी बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन भी कहते हैं, व्यवस्थित अवलोकन भी, या फिर एक और नाम जो है वो है संरचित अवलोकन भी कहा जाता है। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि प्री प्लानिंग करके अवलोकन का कार्य किया जाता है और तथ्यों का संकलन किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले मजदूर आदि के लिए किया जाता है। इस तरह के अवलोकन में कुछ बातें स्पष्ट होती है, जैसे अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है कि किसका अवलोकन करना है और किसका नहीं करना। दूसरी जो बातें इससे स्पष्ट होती है वो है अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव करना होता है। तीसरी बात है अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण किया जाता है। सूचियों को लेखबद्ध किया जाता है।
अवलोकन में काम में आने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियाँ, टेप रिकॉर्डर आदि का निर्धारण किया जाता है। चूँकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः कह सकते हैं कि विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अवलोकन दो प्रकार से किया जाता है या किया जा सकता है। पहला है अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, और दूसरा है स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। तो अपन सबसे पहले इसमें जानते हैं घटनाओं पर नियंत्रण किस प्रकार क्या किया जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा पंचायती राज के एक ग्रामीण समुदाय पर, यानी कि जैसे दो योजना ले लो, तो इन दोनों योजनाओं का ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण के बारे में। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू करके अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, डायरी, कैमरा आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब जो अपना अगला सब टॉपिक रहेगा वो है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। तो आप लोगों के लिए इसे जानना भी आवश्यक है, तो चलिए इसको जानते हैं। पहला जो अंतर है वो है नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जैसा कि इसका नाम से पता चलता है। जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जाता। दूसरा जो अंतर है वो है कि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह स्वाभाविक व्यवहार करता है। तीसरा जो अंतर है कि नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगला अंतर है नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप आदि का प्रयोग किया जाता है,
जबकि अनियंत्रित अवलोकन में ये सब आवश्यक नहीं होते हैं। पांचवा अंतर है कि नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के पक्षपात, विश्वास, विचारधारा एवं व्यक्तिगत झुकाव का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के स्वयं में पक्षपात के आने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रित अवलोकन है वो अधिक वैज्ञानिक, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ बना रहता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन कम विश्वसनीय होता है। एक और जो अंतर है वो है नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर ही अध्ययन करना होता है, अतः ऐसा अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म न होकर सीमित होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होता है। वह गोपनीय तथ्यों को भी ज्ञात कर लेता है, अनियंत्रित वाला। अगला अंतर है नियंत्रित अवलोकन में बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। एक और जो आखिरी अंतर है वो है कि नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से पूरे समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद अब अपना अगला जो सब टॉपिक है वो है सामूहिक अवलोकन, मास ऑब्जर्वेशन। जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि अवलोकन की इस विधि में अध्ययन का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है, इसलिए ही इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हम सिन पाओ येंग के विचार जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है और सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। तीसरा जो इसमें बात है वो है कि सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ है। इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु भी इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु भी इसी विधि का प्रयोग किया गया था। चूँकि यह विधि एक खर्चीली विधि है और इसमें कुशल प्रशासन की भी आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा अधिक काम में ली जाती है। धन्यवाद बच्चों।